ठीक है, आपको याद रहा। नोटिफिकेशन जब भी आपके मोबाइल में डिवाइस में कुछ आएगा नोटिफिकेशन, उसमें सारे जगह में अलाउ अलाउ एक्सेप्ट एक्सेप्ट मानना है। और जो अभी सिस्टम रिमूव कर दिया उसको वो ज्वाइन करो, क्योंकि कुछ सेटिंग हम चेंज कर दिए। आगे का देखो, ठीक है। तो यही बात था। नेक्स्ट टू इट कॉमन सील, अंडरस्टैंड द पॉइंट। हर एक चीज की ना आप तोता वाला सेंटेंस मत पूछ समझा करो, समझ में उसका background क्या है उसको समझा करो। कॉमन सील दैट मीन्स यू कैन सिंपल इज कॉमन, मतलब आपको पता ही है, ठीक है ना, फॉर ऑल, एक्सेसिबल फॉर ऑल। नेक्स्ट टू इट सील मीन्स वेरी मच, इट्स ए स्टाम्प। सीधी बात, ये कहां से आया था, ये स्टाम्प। तो कॉमनली एक स्टाम्प है कंपनी के नाम पे, समझ में आई बात। इसी के जरिए वो सिग्नेचर देता है, ठीक है। तो कोई रिकैप कल, क्योंकि ये पढ़ाई हुआ है, ये इंपोर्टेंट था, इसलिए हम आपको पढ़ा दे रहे फिर से। तो बात ये पर यही है, बीइंग कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे ऑथराइज करते हैं। नंबर वन, कंपनी का जो कॉमन स्टाम्प है वो एक पेपर में स्टाम्प लगेगा, ठीक है। और इसको ऑथराइज करने के लिए दो डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग द सेक्रेटरी, वन इज मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, सुनो सब लॉ सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंड द पॉइंट। दो डायरेक्टर सबको चाहिए और सेक्रेटरी मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह चाहिए, कुछ भी चीज को कागज की इंपोर्टेंट के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें स्टाम्प लगा, दो डायरेक्टर सिग्नेचर मार दिए। नाउ इट इज सपोज दैट Now it is suppose that assume that the paper was signed by the company. That means company put its signature through its common stamp. Understand the points? And by putting signature, obviously the directors and the men working in the company work on behalf of the company because company is an artificial person. Next to it, transferability of shares. This is the biggest feature of the company. That means कि a person having the 10 shares, a person B, he can freely transfer the shares to the B in case of limited company. Understand the point? Through direct selling और through direct selling। और ये कैसे होता है बता रहा हूं। स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज BSE NSE, इसमें कैसे काम होता है। This person B inquires for stock of a company and a shareholder A sells or intend to sell through the stock exchange. Now person A is the seller, sells through the stock exchange, and person B purchase the same. So this is the via media for selling and purchasing the share. Understand the point? So this is the biggest feature of the company, transferability of shares. Simply shares can be transferred by mere delivery of the certificate by online transfer system, understand the point, or through the stock exchange, understand, without prior permission of the company। अगर ये सिस्टम ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर नहीं होता तो आज स्टॉक एक्सचेंज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता। सेपरेट प्रॉपर्टी, दैट मींस कंपनी कैन परचेज इट्स ओन प्रॉपर्टी, सीधी बात, जो कि इनडायरेक्ट पॉइंट है, पहले से डिस्कस। कंपनी कैन परचेज इट्स ओन प्रॉपर्टी, इट हैव इट्स ओन बिल्डिंग, ओन लैंड, ओन रिसोर्सेस एंड व्हिच, दैट मींस की प्रॉपर्टीज कैन बी परचेज्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। तो जहां पे आप चेक लिखोगे ना, चेक लिखोगे, सीधा इस चेक में लिखा होगा ABC लिमिटेड। जहां पे आप जमीन खरीदोगे ना, सीधा आपकी नाम पे रजिस्टर होगा, ये देखो ABC लिमिटेड, ना कि CEO की नाम पे रजिस्टर होगा। खुद आप समझ ही गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। हर एक सेल में, हर एक डीड में, हर एक कागजात में, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी का ही नाम आएगा, किसी पर्सन का नाम नहीं आएगा। तो कंपनी इंसान है, आप मान लो। नाउ कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, दैट मीन्स कि ये किसी के ऊपर कंप्लेंट डाल सकता है लीगली, और इसको भी कोई कंप्लेंट कर सकता है। तो एक कंपनी एक ऐसा चीज होता है जो कंपनी कोई थर्ड पर्सन को, ये रिकैप क्लास है, रिवीजन क्लास है, क्योंकि कल सब कोई ज्वाइन नहीं कर पाए, उसके आगे बहुत सारे चीजें
आप लाइन में रह करो। तो कंपनी क्या होता है यहाँ पर, ये जो पर्सन है इसके ऊपर केस दे सकते हैं, वो भी लीगली लीगली केस दे सकते हैं। अब बात यह है कोई एक इंसान ही तो केस दे सकता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन? तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि उसको कानून ही पहचानता है, कानून पहचानता है, तो वो खुद कैसे डिनाई कर सकता है? तो बी के ऊपर कंप्लेन दे सकता है। लाइक सी एक कस्टमर है, सी एक कस्टमर है जो कि मतलब विक्टिम है आपकी प्रोडक्ट की, तो सी अभी हमारे ऊपर कंप्लेन कर सकता है। ये कानूनी केस, ठीक है, लीगल केस दर्ज कर सकते हैं, लीगल केस इसके ऊपर दर्ज किया सकता है। तो दैट मीन्स कि कंपनी कैन फाइल ए केस अगेंस्ट एनी पर्सन एंड एनी पर्सन कैन फाइल ए केस अगेंस्ट द कंपनी, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड आर्टिफिशियल पर्सन फ्रॉम द लॉ साइड। अंडरस्टैंड द पॉइंट? नाउ टाइप्स ऑफ कंपनियां, कंपनियां कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए पास, ठीक है। जिसको कॉपी पेन पकड़ना है अभी जाकर आप ले सकते हो, यहाँ पे हम 2 मिनट के बाद आ रहे हैं। डिस्कनेक्ट मत करो, फिर से आपको ज्वाइन नहीं किया जाएगा। कोई बात नहीं, आप हो ही, मतलब जो भी हो, यंग बच्चे हो, ठीक है, समथिंग इज बिट एक्सपेक्टेड, नॉट अ प्रॉब्लम। बट आप लोग का क्या होता है कि हर एक का बच्चे जो होते हैं वो अपने हिसाब से उनका हरकत होता है, ठीक है। आप जब बड़े हो, हरकतें तो होता है, बड़ा बड़ा होता है, तो मैच्योर तरीके से होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? आपकी जो जोक है, आपकी जो कॉमेडी है, मैच्योर तरीके से होना चाहिए, बात वही है, ठीक है। हम्म, ठीक है, यू आर लिसनिंग प्रॉपरली, यू आर रीडिंग, यू आर गिविंग सच ए ट्रेमेंडस रिजल्ट्स टू द गवर्नमेंट कॉलेज। समझ में आई बात? आप तो कॉलेज की मतलब क्या थैंक्स करोगे नहीं करोगे, कॉलेज आभारी रहेगा आपके लिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम खुद को कभी जिंदगी में क्रेडिट नहीं दिए हैं, चलिए क्रेडिट आप लोग कहिए। अरे ये कौन सा मुश्किल है फिर से, देखो एक बार प्रेजेंटेशन को बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं। Am I audible and visible? Yes, sir. Yes, sir. प्रेजेंटेशन Yes, दिख sir. रहा है? यस सर। Yes, sir. बाबू, जो लोग अभी लीव मार दिए, ठीक है कोई बात नहीं, उनको हम ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर अटेंडेंस लेंगे फिर। चलो, टाइप्स ऑफ कंपनीज। प्राइवेट कंपनी, आज आज हम आपको डेमो भेजा करेंगे कि मेरे पास अटेंडेंस कैसे रहता है, कैसे क्या चीज, वही बात है। बाकियों से बहुत सिस्टमेटिक काम करते हैं वो, हमसे नहीं, स्पॉन्सर्ड अकाउंट खोल दिए, ठीक है ना, इसमें हर एक चीज मतलब ऑटोमेटिक होता रहता है। तो टाइप्स ऑफ कंपनी देखो, नंबर 1 ये था आज पर नंबर्स ऑफ पर्सन, नंबर्स ऑफ पर्सन, ठीक है, ऑलरेडी जो क्लास किए कल, आज बताएंगे। प्राइवेट कंपनी, देखिए मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो सवाल हम पूछेंगे, प्राइवेट कंपनी जो चीज है, इसका मतलब अब
पहले समझोगे। नंबर फिगर्स वो कोई किस चीज का मतलब नहीं समझाते हैं। प्राइवेट कंपनी मीन्स इट इज मेंटेन्ड प्राइवेटली, इट इज मेंटेन्ड प्राइवेटली, 2 or 3 person they joined this organization by taking an idea and they do not wish to entertain to the public in it. These are the public. वो पब्लिक यहाँ लाना नहीं चाहते हैं, वो प्राइवेटली अपनी कंपनी को एंगेज करेंगे क्योंकि दे हैव रिक्वायर्ड कैपिटल। छोटा कंपनी है तो उनके पास कैपिटल भी है, उनके पास आइडिया है, वो खुद मैनेज कर सकते हैं, उनके पावर मैन पावर है, रिसोर्स है, सब कुछ है। तो ठीक है ना, वो खुद से मैनेज कर सकते हैं, तो प्रॉफिट की ज्यादा हिस्सेदार क्यों बटेंगे और ज्यादा शेयर होल्डर्स अपने लाना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ये प्राइवेट कंपनी है। लाइक हम बताए थे ना कल आपको, जैसे कि फेसबुक में एक तो क्लोज्ड फेसबुक ग्रुप होता है और एक तो ओपन फेसबुक ग्रुप होता है कि नहीं, ये लाइक क्लोज्ड ग्रुप जहां पे पब्लिक एक्सेस नहीं है, जिसको आना दिया जाएगा वो। सो व्हिच पर्सन विल जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच पर्सन विल नॉट, that will be decided by these persons only, decided by the existing people only, understand the point, existing shareholders only। इसीलिए प्राइवेट कंपनी होता है। ये नहीं हो सकता पब्लिक में शेयर इशू नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो तो कानून है, वो तो लॉ है, उसका मीनिंग समझा थोड़ी समझाता है, बात वही। उसके बाद आता है क्योंकि ये एक मतलब छोटा कंपनी है तो इसके जो है पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स के लिमिटेशन से, समझ में आई बात। तो जी बताइए आप लोग, अभी शुरू हो जाओ पूरा, नंबर ऑफ मिनिमम पर्सन्स कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। The 2 to 200. ठीक है चलिए, कम से कम उतना तो आप लिख ही दोगे एग्जाम में। इट रेंजेस बिटवीन 2 to 200 बिकॉज 2 मिनिमम रिक्वायर्ड पर्सन टू परफॉर्मिंग ए कंपनी, प्राइवेट कंपनी 200% में लिमिट किया गया, क्योंकि नहीं तो प्राइवेट कंपनी कैसे होगा अगर अनलिमिटेड हो जाएगा, तो यही बात है। तो नेक्स्ट टू इट, प्राइवेट कंपनी नॉट रजिस्टर्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज, प्राइवेट कंपनी डू नॉट ट्रांसफर द शेयर्स, प्राइवेट कंपनी मतलब समझ रहे हो, उसमें पीवीटी लिमिटेड होता है, ये पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, डिपॉजिट नहीं रह सकते हैं, वो जो 4 क्राइटेरिया है वो आपको पता है ही। एंड प्राइवेट कंपनी क्या चीज होता है, पब्लिक कंपनी क्या चीज होता है, कॉर्पोरेट लॉ में आप पढ़ रखे हो यहाँ पे, इसलिए हम बता रहे हैं ताकि टाइप्स ऑफ कंपनी आप 2-2 लाइन में लिख सको। तो जिसको नहीं पता है वो सवाल लिख ले। व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज कंपनी एंड व्हिच आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी में वो आज पर यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से आप लिखोगे, ठीक है, कानूनी सब लॉ हिसाब से, फ्रॉम द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू उस हिसाब से आप लिखोगे टाइप्स ऑफ कंपनी। ऐसा तो बहुत सारे कंपनी है, ठीक ना। नेक्स्ट इट 1 पर्सन कंपनी। अच्छा ये थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पब्लिक कंपनी क्या होता है, इट इज ए कंपनी, सुनिए जी, हर एक जब हर एक जो टर्म है ना, हर एक जो सेंटेंस है, हर एक जो मीनिंग लिखा है उसका टर्मिनोलॉजी में ही उसका मीनिंग है। ये प्राइवेट कंपनी क्यों आया, क्यों इसका नाम हुआ, ये प्राइवेट इसको रिलेट करता है, हम समझाए इसका जस्टिफिकेशन। ये public access, understand the points। so now shares, existing shares can be transferred to any person, any person implies that word public, that means ki the shares of the company that is being transferred between the public persons, that's why it is the public company, understand the points। next to it the information, the anything, एक कंपनी में ना नथिंग इज प्राइवेट, in a public company nothing is private, everything is public, understand। you have to show the statements, you have to show the books of accounts, you have to show your agenda, your prospectus, सब कुछ चीज आपको वेबसाइट में उनका मिल जाता है, और ऑन डिमांड कोई भी डिमांड कर सकता है, आपको दिखाना पड़ेगा फॉर द फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द बिजनेस, अंडरस्टैंड द पॉइंट। नेक्स्ट इट पब्लिक कंपनी है तो ये बड़ा कंपनी होगा, तो इसका मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 7. और मैक्सिमम नंबर अनलिमिटेड नंबर्स तक ये जा सकते हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट। इसलिए एक बड़ा कंपनी है, इसलिए पब्लिक कंपनी, कितना भी मेंबर्स आप ले सकते हो इसमें, बात वही है। तो शुरुआती कैसे करोगे आप समझ में आया, तो पब्लिक कंपनी को जस्टिफाई कैसे करोगे, प्राइवेट कंपनी को जस्टिफाई कैसे करोगे, अब टाइम आ गया ऐसे लिखा करो थ्योरी, समझ में आई बात। नेक्स्ट इट 1 पर्सन कंपनी,
ओपीसी, पहला तो बात है कंपनी का मतलब ही होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लेकिन ओपीसी कॉन्सेप्ट नया आया 2013 कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो ठीक है, कंपनी उसको भी दर्जा मिलेगा, वहां सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन हो गए, जैसे ही एक पर्सन हुए वो ही एमडी है, वो ही शेयर होल्डर है, वो ही सीईओ है, वो ही सेक्रेटरी है, वही सब कुछ है। समझ में आई बात? हाउएवर वो एम्प्लॉय ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मालिक वो एक ही बनेंगे। ठीक है ना, ये बात है। इसके अंदर है तो बहुत बड़ा लॉ है, लेकिन छोटा चीज यही है। हाउएवर मैनेजर वगैरह एक्सेट्रा वो एम्प्लॉय बहुत सारे रख सकते हैं। द कंट्रोलिंग पावर lies with one person only. This is the point. And the apex authority is one person only. Understand the points? तो ये बात था वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों, थोड़ा सा बता देते हैं। ए पर्सन हैविंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड हैविंग द गुड आइडिया एंड स्ट्रेंथ, he will not wish to entertain any other person, did not wish to enter any person। इंटरफेरेंस वो चाहता नहीं है, एंटरटेनमेंट वो चाहता नहीं है, हिस्सा मतलब मुनाफे की हिस्सा वो चाहता नहीं है। तो ठीक है, यू आर कैपेबल एनफ, सो डू योर बिजनेस। तो मॉडर्न वर्ल्ड गिव एवरीवन अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम टू डू द बिजनेस। ठीक है, हो सकता है। और तो फिर बात यह है, तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी क्यों नहीं हुआ? सवाल ये आता ना, आना चाहिए दिमाग में। तो ठीक है, वन पर्सन कंपनी सर कौन सा बड़ा बात है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस तो था पहले से। नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में वही तो बात है, उसका जब फीचर्स है, कंपनी का फीचर बहुत है अलग है। और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पे आप हर एक बिजनेस नहीं कर सकते हो, एक नेशनल लेवल बिजनेस नहीं कर सकते हो, एक बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हो, एक ज्यादा टर्नओवर नहीं कर सकते हो, आपकी कंपनी के हिसाब से फॉर्म करना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्योंकि कंपनी का टैक्स रेट ज्यादा होता है, तो कंपनी आपको, गवर्नमेंट आपको परमिशन दे देगा कंपनी फॉर्म करने के लिए, उसके हिसाब से आप करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हो। बात वही, ठीक है। बाकी सब फीचर्स तो कंपनी ओपीसी के बहुत सारे फीचर्स प्राइवेट कंपनी के साथ सेम होते हैं। सीधा आप कह सकते हो वन पर्सन कंपनी इज द टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी इज द टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी हैविंग वन पर्सन। तो कंपनी देखो, टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन द लायबिलिटी, लायबिलिटी के हिसाब से टाइप ऑफ कंपनियां क्या है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दैट मींस यहां पर क्या हुआ, यहाँ पे आपका लाइबिलिटी लिमिटेड हो रहा है। लाइबिलिटी को लेकर के कंपनियां कितने प्रकार के हैं? नंबर वन, कुछ कंपनी ऐसे हैं, तो आपको जैसे हम बताए थे 100 रुपया एक शेयर की दाम है, आप 80 रुपया पे कर चुके हो, पेंडिंग अमाउंट आपकी बचा हुआ है 20 रुपया, आपके पास है 100 शेयर, तो कितना पैसा आपको देने हैं कंपनी को? 2000 रुपया। दिस इज योर अनपेड अमाउंट, होता है ना अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। तो योर लाइबिलिटी इज अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। सीधा लैंग्वेज याद रखो, ये जो बताए एग्जाम्पल आप याद रखो। पढ़ना और सुनना उसमें फर्क होता है। डेमोन्स्ट्रेशन हम बता रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसमें से ज्यादा याद रह जाता है। आप डायरेक्ट सीधी चीज उसी को नोट में लिख करके आप एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हो। कुछ कुछ चीजें आप लिखते रहो, सुनते रहो। तो बात वही है कि the person, the shareholder is liable up to the unpaid amount of the calls only. So here the company is limited by its unpaid calls only. तो unpaid shares उतने तक ही आपको देना है। Suppose you have paid rupees 2000 of rupees to the company already, suppose आप पे कर चुके हो, then nothing to do with the liability of the company। आपको और आगे कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। कंपनी चाहे वाइंड अप हो जाए, कंपनी डूब जाए, कंपनी का मतलब उसको ऑक्शन में ले जाए, ठीक है ना, वॉलंटरी वाइंड अप है, कंपलसरी वाइंड अप है, आपको पता है हो जाए, आपको कुछ पैसा नहीं देना है, तो आपका लाइबिलिटी जो है लिमिटेड हो गया ना। बात वही है, समझ में आई बात? लाइबिलिटी लिमिटेड हो गया, अदरवाइज आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाने पे आप बैंकरप्सी आ जाओगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कुछ एक जगह में क्या होता है कि गारंटी दे रखते हैं। मान लो कुछ एक शेयर होल्डर है, अलग अलग गारंटी होता है। द क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए गारंटी फिक्स होता है। गारंटी मीन्स a fixed guaranteed amount से 5 लाख, नॉट फॉर ऑल, वो क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं। तो 5 लाख ए के लिए गारंटेड अमाउंट है, तो अभी तक ए दे चुका है 4,50,000। वो शेयर्स के हिसाब, हालांकि उसके भी शेयर होते हैं,
लेकिन यहाँ अमाउंट के हिसाब से लायबिलिटी चलता है। 4,50,000 रुपीज ऑलरेडी मिस्टर ए पे कर चुका है, तो बाकी उसको और 50,000 देना है। तो हियर एस लाइबिलिटी इज रुपीज 50,000, दैट मीन्स लाइबिलिटी इज अप टू द अनपेड अमाउंट गारंटेड। गारंटेड अमाउंट जितना था आप उसका तक नहीं दिए हो, तो यू आर लाइबल टू पे दैट मच ऑफ रुपीज ओनली। हालांकि आप लोग हो कि सो गए? बात वही है। पुष्पा चौधरी, आर यू लिसनिंग? सुमंत झा, आप सुन रहे हो? क्रॉस चेकिंग बीच बीच में करना पड़ेगा ना, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। अरे इन लोग तो म्यूटेड रॉबोट बन गए। आकाश साहू सुनाई दे रहा तो नहीं तो फालतू को चला। यस सर। ठीक है। और अमीषा बर्मन, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. हाँ, वो बाकी हो तो मतलब मान लो कि उन लोग खोल के बैठे हैं, आवाजें नहीं निकलेंगे। जाकिया फातिमा, सुन रहे हो? यस सर। वेरी गुड, आप तो पूरा धमका दिए यार। ठीक है तो चलिए, कीप लिसनिंग, लिख दिए कमेंट पे कीप लिसनिंग। जब पढ़ाई आपके घर तक पहुंच गया, आपकी किचन तक पहुंच गया, तब भी हमको बहुत मुश्किल लग रहा है, तब भी इतना मुश्किल है हमको उठाना पड़ रहा है। फोन कैसे खोल सकते हैं आप बताइए सर? बहुत प्रॉब्लम होता है। फोन को खोलना पड़ता है, फिर उसमें आप आपको लॉगिन करना पड़ता है, फिर उसमें देखिए ना सर, उसमें फिर ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है ना। फिर 1 घंटा अभी 2 घंटा आप बैठाओगे, हमको मालूम है बैठना पड़ता है। फिर ऊपर से आप कहोगे लिखो करके, फिर लिखना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल है एक्चुअली, बहुत सर करियर चाहिए तो उतना करना पड़ेगा ना सर। है। करियर चाहिए तो उतना करना पड़ेगा। शाबाश, हम दिख नहीं पाए, ये कौन बोल रहे थे? कौन बोल रहे थे बताओ एक बार। एक सर रोशन मिश्रा। अच्छा, रोशन बोल रहा था। हाँ। वही बात है बाबू, क्या हुआ कि हम जो बताए ना कल, अभी अमेजन का जो मतलब डिवाइस आया है, ठीक है, वो पहले वो 5 साल पहले हम वो प्रोजेक्ट देख चुके हैं, वो हम काम कर चुके थे जैसे। और डिवाइस को आप कहोगे प्लीज डिम द लाइट, और आपके घर का लाइट डिम हो जाता है। प्लीज टर्न अप द टीवी, कहोगे आप टीवी डिम हो जाता है, ठीक है ना। तो बात यहीं पर है, जब इतना तक टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड हो गया, तो इंसान उतना ही लेजी हो गया, समझ रहे हो ना। उसका माइंड, आप सोच रहे हो बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स यू बिकम मोर टेक्निकल एंड मोर क्रिएटिव, नॉट लाइक दैट। समझ में आई बात? बिकॉज जब इतने सारे चीज एक्सेसिबल होते हैं इजीली, सिंपली they make your mind buzz and it will not open your mind for making yourself creative. माइंड का ओपननेस बंद हो चुका है, क्रिएटिविटी इंसान से खत्म होता जा रहा है। आप मत समझे होगा आपके। तो इसीलिए आप जितना लेजी बन जाओगे, नहीं हम पेन एंड पेपर में नहीं लिखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट मार देंगे, ये हो, फिर भी मतलब इतना तक हो गया, फिर भी लेजी बनेंगे, और लेजी बन जाओगे, और लेजी बन जाओगे, तब बात वही है। आधा सर लेकिन फेस टू फेस क्लास अच्छा लगता है। हाँ, अरे हम कब बोले इसका फेवर में है? हम तो वही चीज समझा रहे हैं, हम तो वही चीज समझा रहे हैं बाबू, कि फिर भी मतलब यहाँ तो घर तक पहुंच गया, फिर भी लेजीनेस, मतलब एक छोटा सा काम करना पड़े, घर में बैठ करके कॉपी पेन निकालो, उतना भी नहीं। वही तो बात है, अभी सिचुएशन ही ऐसा है, आप आ नहीं सकते, इसीलिए ये बात है ना। कहाँ कौन बोल रहा था, कौन सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय आज तक मोबाइल चलाना नहीं आता है भाई उनको? तो हम चलो क्लास कर रहे हैं। देखो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नेक्स्ट इट अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का लाइबिलिटी 8 लाख रुपीज है, कंपनी बहुत सीक यूनिट है। सीधा एग्जांपल हम देते हैं, थियोरिटिकल नहीं।
कंपनी का 8 लाख लाइबिलिटी आज के डेट में है, कंपनी का सिचुएशन बहुत ही खराब है, कंपनी बंद होने वाला है, कंपनी का सिचुएशन बहुत ही खराब है, कंपनी बंद होने वाला है, ये है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स से डिमांड किया जाएगा 8 लाख रुपीज। समझ में आई बात? शेयर होल्डर्स आपको ये होल्डिंग, जिस हिसाब से आप शेयर होल्ड करके रखो, जिस हिसाब से आप ओनर हो कंपनी का, उस हिसाब से आपको डिमांड किए जाएंगे। समझ में आई बात? तो 8 लाख रुपए जब तक रिकवर नहीं होते हैं, ये रुपये जब तक रिकवर नहीं होते तब तक आपको डिमांड किए जाएंगे। समझ में आई बात? दैट मीन्स कि यहाँ आपके कितना शेयर की वैल्यू है, कितना गारंटेड अमाउंट है, वो नहीं दिखा जाएगा, यहाँ पे दिखा जाएगा कंपनी का लायबिलिटी कितना है। सो कंपनी लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए आपकी कंपनी का एसेट तो पहले बेचा जाएगा, फिर आपको पैसा मांगा जाएगा, फिर आपकी जो हाउस होल्ड प्रॉपर्टी होंगे उनको भी सोल्ड आउट कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? पर्सनल एसेट्स में भी सोल्ड ऑफ एंड डिस्पोज्ड ऑफ फॉर पेइंग द लायबिलिटी, ऐसा एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, लेकिन अनलिमिटेड कंपनी है नहीं इंडिया में। समझ में आई बात? आज तक तो हुआ नहीं, आगे होगा तो देखेंगे। बात वही है, हमारे यहाँ इंडिया में चलता है लिमिटेड लायबिलिटी। अदर टाइप्स ऑफ कंपनियां, बाकी कंपनी के अंदर क्या रहे सर बताओ जी। सर लिमिटेड बाय शेयर्स और एक बार बताइए ना प्लीज। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखो। लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या हुआ, लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या हुआ, एक लाइन लिखो, डायरेक्ट लाइन। शेयर होल्डर्स आर लाइबल टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। हिंट्स लिखो, शेयर होल्डर्स लाइबल अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। समझ में आई बात? नंबर 2 एग्जाम्पल लिखोगे। एग्जाम्पल क्या है? अब ये चीज हिंट्स में लिखो, हम बता रहे हैं। सपोज द प्राइस ऑफ ए शेयर इज ₹100 and it's paid up to ₹80, so the arrear amount is ₹20, so the shareholder is liable to pay up to the 20 per share। सिर्फ एग्जांपल लिखो, बाद में नोट लिख दो। 20 per share, when 20 rupees will be paid back to the company, it's just released from the liability। अंडरस्टैंड द पॉइंट? यही बात। यस सर। कंपनी के लायबिलिटी के लिए आगे कुछ करना नहीं पड़ेगा। यस सर। यस। फॉरेन कंपनी का बात अभी क्या हुआ देखिए। फॉरेन कंपनी का ओरिजिनल मतलब ये होता है कि एक कंपनी ओरिजिनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री आउटसाइड इंडिया, और ये इंडिया में बिजनेस करने के लिए एक तो सब्सिडियरी कंपनी बनाते हैं। पूरा कहानी ध्यान से सुन लो। फॉरेन कंपनी डजंट मीन्स व्हिच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम द फॉरेन और व्हिच बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय द फॉरेनर। खत्म। अब तो 54 मार्क मिलने वाला है नहीं, मिलता नहीं है, फिर अब भी बहस करने आ जाते हैं। सब्सिडरी कंपनी, फॉरेन कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं इंडिया में, और ये सब्सिडरी कंपनी का 100% शेयर्स उसी के पास ही होता है जो यहाँ पर है। समझ में आई बात? तो ये सिलिकॉन वैली में उसका हेड ऑफिस है, और यहाँ दिल्ली में उनका ब्रांच ऑफिस नहीं कहते बाबू, उसको एक कंपनी ही है जो कि इंडिया के है। समझ में आई बात? और इसका 100% ओन्ड होता है। इस कंपनी का कंट्रोल्ड स्ट्रैटेजीज, मैनेजमेंट, मार्केटिंग सब कुछ फॉरेन हेड ऑफिस से होता है। ठीक है, अपनी होल्डिंग कंपनी से होता है। तो इस तरह के कंपनी को हम फॉरेन कंपनी मान लेंगे। वही बात है। फॉरेन कंपनी जो फॉरेन में है, अगर ये लिखोगे तो हम इंडिया में इसको क्यों पढ़ रहे हैं? वो तो फॉरेन कंपनी है, वो तो यूएस की कंपनी है, तो इंडिया में उसका लेना देना क्यों? उसका इंडिया में बिजनेस है, उसका कंपनी है इंडिया में, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं उसको। वही बात है। नेक्स्ट वीक सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 में कुछ एक टाइप्स ऑफ कंपनियां लिखे हुए हैं जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही आप पढ़ चुके हो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए भी आप कंपनी खोल सकते हो, क्योंकि कंपनी ऑलवेज इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए खोला जाता है। तो आप ऐसे तो जनरल कंपनी नहीं खोल सकते हो, इसलिए आपको सेक्शन 8 कंपनी आपको खोलना पड़ेगा। ये सेक्शन 8 के अंडर में लिखा हुआ है, इसलिए उसका नाम हो गया सेक्शन 8 कंपनी। जैसे ही खोलते हो आपको बहुत सारा रिलैक्सेशन मिल जाता है। दैट इज नॉट ए नॉन प्रॉफिट कंपनी, सो आपकी टैक्स रेट कम है, आपके रेवेन्यू पे इम्पोज कम है, आपके रेस्ट्रिक्शन कम है। प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है, प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब मेन थिंग जो होता है प्राइमरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो डील करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट्स का मींस फार्मिंग प्रोडक्ट्स, फार्मिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर जो डील करते हैं। तो फार्मिंग प्रोडक्ट्स को डील करने वाले मान लो कुछ इंडिविजुअल से, कुछ कंपनियां भी हो सकते हैं,
कुछ एसोसिएशंस भी है, तो कुछ सोसाइटी भी है। आपको पता है ना, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। ये सारे मिल करके अभी एक तो कंपनी बना रहे हैं। तो ऐसा एक कंपनी को कहा जाएगा प्रोड्यूसर्स कंपनी, जो कि प्राइमरी गुड्स के ऊपर डील करते हैं। ठीक है, प्राइमरी गुड्स मींस व्हिच गुड्स आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज। स्मॉल कंपनी, देखिए स्मॉल कंपनी मतलब छोटा कंपनी, लाइक पान दुकान, नॉट लाइक दिस। स्मॉल कंपनी हम किसको कहेंगे? स्मॉल कंपनी, चलिए किसको याद है पहले बता दो, फिर हम बताएंगे। बताओ स्मॉल कंपनी कौन है जो याद रखे हो कल? Sir, बताओ। paid up share capital which is not less exceed than 50 lakh. 50 लाख, 50 50 लाख lakh to ये हो गया। नहीं नहीं, पेड अप कैपिटल हो गया 50 लाख। और एक टर्म है, sir, और turnover. हाँ, टर्नओवर 2 crore से less. 2 करोड़ से आगे नहीं, लेस देन 2 करोड़। वेरी गुड। देखो तो सर, पेड ऑफ, हाँ जी जी बताओ। मैक्सिमम 20 करोड़ अगर वो चेंज करना चाहे तो? हाँ कर सकते हैं। आगे आगे देखो, आगे स्मॉल कंपनी है तो क्या हुआ, आगे रिस्ट्रिक्ट मतलब उनके इम्पोज है प्रोविजन से। ठीक है ना, यहाँ पे हम इंसर्ट बता दिए थे। अगर मैक्सिमम रेज करना चाहते हैं आपको, उसके लिए प्रोविजन से आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा 3, उसके लिए और भी रोल से और भी प्रोविजन से। यहाँ पे जो चीजें हैं आपको सारे, बहुत सारे कंपनी आप एक्सप्लेन करो। ऐसे तो प्रोड्यूसर सेक्शन 8 कंपनी में बहुत सारा चीजें, फॉरेन कंपनी में बहुत सारा चीजें। आप टारगेट रखो कि यहाँ से 2 या 3 लाइन लिखोगे, 2 या 3 लाइन लिखोगे। ठीक है, यही बात है। आपको प्रोविजंस कंप्लाई करने होते हैं, इसको आगे जाकर के हम पढ़ेंगे भी। और ये कंपनी लॉ की बात होगी। अच्छा ठीक है, जिसके हम जो बता रहे हैं हालांकि आप वो लिख सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट इज स्मॉल कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। तो यहाँ पर स्मॉल कंपनी उसको कहेंगे जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा हो और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा हो। सेल्स हमेशा तो ज्यादा ही होगा ना, आपकी जो चीजें कैपिटल वगैरह है उससे आपके टर्नओवर हमेशा ऊपर ही रहता है। तो 2 करोड़ से जिसको नहीं एक्सीड कर रहा उसको स्मॉल कंपनी कहा जाता है। ये सब क्यों आइडेंटिफाई किए गए हैं? क्योंकि उनके लिए प्रोविजंस कुछ अलग अलग है। हाँ, और कुछ चीजें हम भूल गए थे बताने के लिए आपको। इसीलिए यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ने के लिए हमारा मुद्दा है, आज तक तो शुरू नहीं हो पाया, 2 क्लास हो गया। बात वही है, यहाँ पे आप कंपनी लॉ नहीं लिख रहे हो ना। कंपनी लॉ, आप जब इसी चीज को कंपनी लॉ में जाओगे तो ये सारे के सारे आपके यहाँ पे सेक्शन लिखने होंगे, यहाँ पे आपको वो सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे जो भी चाहिए। तो जब अकाउंटिंग में अब ये चीज लिख रहे हो तो यू कैन मेक इट शॉर्ट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। कल भी हम ये चीज बताए, 2 लाइनें आपको इसको लिखना है। सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, होल्डिंग कंपनी क्या होता है, कल जो हम एग्जांपल दिए थे फिर से उसी को समझा देते हैं हम आपको। देखो यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी कल ही बताए थे। ये बात हुआ कि फेसबुक आईएनसी, उनका आईएनसी नाम हो जाता है। ठीक है ना, इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेशन जो भी कहते हैं उन लोग। ठीक है, और यहाँ पर था व्हाट्सएप। ठीक है ना, ये व्हाट्सएप इनकॉर्पोरेशन। तो पहले व्हाट्सएप इनकॉर्पोरेशन ये 2 जन शुरू किए थे। ठीक है, तो ये जब शुरू हुआ था तो ये एमर्जिंग मैसेजिंग सॉफ्टवेयर बन गया और फेसबुक ये एमर्जिंग सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर बन गया। बाद में जाकर के फेसबुक का, जैसे ही व्हाट्सएप इंट्रोडक्शन होता है फेसबुक का इंटरैक्शन घट गया, फेसबुक का इंटरैक्शन उसका डाउनफॉल हो गया। समझ में आई बात? और फेसबुक का जो मैसेजिंग ऐप था मैसेंजर, इसका तुरंत ही डाउनफॉल होने लगा। इसलिए क्या किए, फेसबुक इनकॉर्पोरेशन बाउंड टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ द व्हाट्सएप इनकॉर्पोरेशन। तो व्हाट्सएप को खरीदने के लिए वो बाउंड हो गए और उस टाइम के हिसाब से आपको कुछ पैसा देना पड़ा था, $12 मिलियन तक आपको देना पड़ा था, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, हालांकि ये चीज को तो आप हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट को रिसर्च करके उतना चीज लिखोगे नहीं ना, तो आप जनरल एग्जांपल ही देना है आपको, कुछ एक एग्जांपल लिख दोगे भी। और सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी डायरेक्ट लिख सकते हो, ये लिखना भी नहीं है, इसको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है ना, आप कहोगे ये कौन सा मैगजीन में ये निकला था, सिंपली आप बुद्धू और कुछ नहीं। देखो तो फेसबुक इनकॉर्पोरेशन से व्हाट्सएप ये एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पे बात क्या हुआ, फेसबुक कंपनी हो गया होल्डिंग कंपनी और व्हाट्सएप हो गया सब्सिडियरी कंपनी। दैट मीन्स जो पेरेंट कंपनी होता है वो होल्डिंग कंपनी होते हैं और जो चिल्ड्रन कंपनी होते हैं वो सब्सिडियरी कंपनी होते हैं, सब्सिडियरी कंपनी होते हैं। ठीक है, आगे का देखो, अगर सब्सिडियरी कंपनी का 100% शेयर यहाँ पर होगा तो उसको कहते हैं होली ओन्ड कंपनी, होली ओन्ड कंपनी। अगर मोर देन 51% शेयर होगा, क्योंकि
आपको एक मालिक कंपनी बनने के लिए, एक पेरेंट कंपनी बनने के लिए मोर देन 51% तो शेयर चाहिए ना। अगर होगा तो उसको पार्शियली ओन्ड कंपनी करके कहा जाता है। इतना ही पॉइंट है और आप इतना ही लिखो। नेक्स्ट सर एक डाउट है सर। बताओ बताओ। सर इंडियन ओन्ड कंपनी अगर फॉरेन में उसको फॉरेन कंपनी बोलते हैं या फॉरेन ओन्ड कंपनी जो इंडिया में उसको बोलते हैं? सपोज एग्जांपल एक तो अगर लेंगे, अगर इंडिया का कोई कंपनी है वो फॉरेन में भी है, वो इंडियन दोनों ओन को करता है, वो फॉरेन में भी है, तो उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे? या फॉरेन का कोई कंपनी है वो इंडिया में भी है तो उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे? दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी है। यहाँ पे फॉरेन कंपनी का मतलब कोई ज्यादा ये तो दिया नहीं हुआ है। आप जो एग्जांपल लिखोगे हम जो बताए उस चीज को ही आपको लिखना है, ठीक है। जनरली फॉरेन कंपनी मतलब फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट, फॉरेन ओरिजिनेटेड जो होते हैं जनरली उसी को फॉरेन कंपनी कहा जाता है। अब देखिए थोड़ा दो तीन चीजें हैं इसमें, लेकिन दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी है, तो मल्टीनेशनल कंपनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आता है। एक तो होता है मतलब पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ मतलब व्यू, और एक तो होता है आपकी जो कंपनी के हिसाब से कंपनी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों अलग चीजें। लोग पीपल यूज टू से बोथ आर द फॉरेन कंपनी। हम जो चीज बता रहे हैं थोड़ा सुनते रहोगे। पीपल यूज टू से बोथ आर द फॉरेन कंपनी, तो पब्लिक एस्पेक्ट जो है, न्यूज अफेयर जो है, उस चीज को आपको नहीं लिखना है। हम जो एग्जाम्पल दिए उसी को लिखना है। बात वही ओके है। सर। लोग तो यूज ओके करेंगे यूज करने के लिए। ओके सर, आगे थैंक का यू सर। देखो नेक्स्ट वीट, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये बात है। ऑल द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। आपकी नेक्स्ट इसमें जो कॉन्सेप्ट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया। एक्चुअली मेरे पास नहीं है ना, प्रॉब्लम हुई है, फिर पीजी का भी क्लास है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन के लिए फिर यहाँ पर लॉ है, यहाँ पे लॉ लिखे गए हैं। अभी तक मतलब जो समझो कि आप कुछ एक थ्योरी ही पढ़ रहे थे, यहाँ पे कुछ लॉ लिखे गए हैं। कंपनीज जो भी इनकॉर्पोरेट होंगे इंडिया में वो मेंटेन, रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पर देखो, तो मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नॉट वॉलंटरी, इट्स कंपल्सरी। इट्स कंपल्सरी, अंडरस्टैंड द पॉइंट, ये कंपल्सरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। इन एडिशन द कंपनीज एक्ट, ए कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया विल आल्सो बी मैंडेटेड बाय द इनकम टैक्स एक्ट टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये बात है। एक काम करते हैं यहाँ पे हम पॉज करके कुछ चीजें, ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं। एक मिनट, हम हैं ऑलरेडी। समथिंग आई विश टू दैट मीन्स की डेमोन्स्ट्रेट। Am I audible, visible? Yes, sir. Yes, sir. अरे दूसरा लैपटॉप में रह गया कुछ। हम आपकी मतलब टेक्स्ट बुक जो है, कुछ ऑथराइज टेक्स्ट बुक है, पीडीएफ है, उसमें से पढ़ाने की सोच रहे थे। ठीक है, उसमें भी कुछ था मैं सोच रहे थे, लेकिन वो दूसरा लैपटॉप में रह गया। अभी देख रहे तो तो ये वाला में नहीं है, ऑफिस लैपटॉप है, इसमें नहीं है। तो अभी वो दैट विल टेक टाइम। ठीक है, ये पीपीटी प्रेजेंटेशन मतलब दैट गिव मोर सेंस देन इट। ठीक है ना, यहाँ पे मतलब क्या डेमोन्स्ट्रेशन ज्यादा है, थ्योरी कम है। ठीक है, हम सोच रहे थे पीडीएफ में कुछ दिखा देंगे आपको, चलिए तो दूसरा लैपटॉप में। इन एडिशन टू द कंपनी एक्ट, देखिए क्या बात था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पे कंपलसरी है। आगे क्या कह रहा है देखो, द कंपनीज एक्ट, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया विल आल्सो मैच बाय द मैंडेट बाय द इनकम टैक्स। तो दो चीजें हैं, एक एजेंसी है आपको कंपनीज एक्ट आपको कंपलसरी करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। दूसरा ये है देखो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आप समझ जाओगे ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों मैंडेट करते हैं, because income tax department levy the taxes, you know, and taxes is depends upon your business affairs, financial statements. So financial statement आपका ठीक रिकॉर्ड नहीं होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक रिकॉर्ड नहीं होगा, और उसके अटैच्ड जो भी प्रूफ वगैरह चाहिए, वाउचर्स वगैरह अगर नहीं रखोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल नॉट एक्सेप्ट दैट टैक्स अमाउंट। दैट्स राइट। तो आप पहला पॉइंट में लिखोगे कि कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपको मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1, बुक्स एंड पेपर्स में क्या आता है, क्योंकि बहुत ये क्यों लिखे हुए,
कि लॉ में लिखा हुआ है बहुत जगह में बुक्स एंड पेपर शुड बी मेंटेन। तो दिस पॉइंट फ्रॉम द लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर बुक्स एंड पेपर का मतलब क्या होता है? नाउ इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड्स मतलब जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हुए हैं, सेल डीड्स एटसेट्रा, वो भी आप रखोगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप समझ गए, दैट मीन्स कि द इनकम स्टेटमेंट, द बैलेंस शीट, द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एटसेट्रा। यू हैव टू, रुको एक मिनट, मेरा क्लास का बैकअप है कि नहीं देखते हैं। है। नेक्स्ट वीक एंड वाउचर्स, तो पेपर्स और एविडेंसेस दैट कनेक्टेड टू द ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स आल्सो। मिनट्स दैट मीन्स कि आपकी जो भी होगा मिनट्स, आपकी मीटिंग्स की फाइंडिंग्स और डिसीजन जो भी है उनको मिनट्स कहते हैं, वो पेपर आपको रखना पड़ेगा, रिजोल्यूशन आपको रखना पड़ेगा। एंड रजिस्टर्स मेंटेन्ड ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यहाँ पे देखो आजकल सीधे ऑडिट के लिए हर जगह में लिखे जा रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला डेटा वो भी ऑडिट होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपकी चीजें हो या फिर रजिस्टर्स जो भी मेंटेन हो रहे वो सारे चीज आपको रखना पड़ेगा। तो कहां पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखोगे? प्लेस फॉर मेंटेनिंग, ये बोल्ड लेटर होना चाहिए था। रजिस्टर ऑफिस सर। हाँ वेरी गुड, ठीक है, वेलकम। प्लेस ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी लो ऑलरेडी उसमें था ना, इसलिए क्या होता है कि इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस में उसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये चीज ऑलरेडी डिस्कस्ड है, इसलिए तो बोले उसमें 2-2 लाइनें की बात है, छोटा सा एक एग्जांपल दोगे 2 लाइनें लिखोगे, उसमें लॉ और प्रोविजन कहाँ मिलेगा आपको? कंपनी लॉ में, जो कि बहुत बड़ा यहाँ नहीं लिखना। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, क्योंकि ब्रांच ऑफिस तो आपको बहुत हो सकते हैं बहुत जगह में। हाउएवर आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटीमेशन टू द रजिस्ट्रार, तो फिर अगर कुछ भी उसमें बदलाव लाओगे तो आपको किसको देना पड़ेगा? आरओसी को इंटीमेशन देंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसाइड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट एनी अदर लोकेशन सुटेबल टू द बिजनेस। तो आरओसी को आप वहां पे इंटीमेशन दे करके, रिटन इंटीमेशन दे करके फिर आप उसका बुक्स ऑफ अकाउंट कहीं और भी मेंटेन कर सकते हो। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसमें आगे को देखो, ऑनलाइन जो मेंटेन हो रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट है ऑनलाइन, ये भी कंपनी लॉ में है। ए कंपनी कैन मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सब्जेक्ट टू द कुछ कंडीशंस है, ठीक है। रिकॉर्ड मस्ट बी एक्सेसिबल इन इंडिया, ये इंडिया में एक्सेसिबल होना चाहिए क्योंकि इंडियन कंपनी लॉ के हिसाब से। इंफॉर्मेशन शुड रिटेन द फॉर्मेट इन व्हिच इट इज जनरेटेड एंड शुड, अच्छा इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गए, शुड रिमेन कंप्लीट एंड अनचेंज्ड। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स फॉर्मेट में क्यों ये चीज लिखे गए हम बता दे रहे, क्योंकि टाली में भी जो चीज हो रहा है ना, टाली में भी जो चीज आपके हो रहे वो ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू चेंज। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉनिक है फिर भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, इसको कंप्लीट सेंटेंस में एंड अनचेंज्ड एज इट इज आपको रखना होगा। एक सेंटेंस सपोज आपको एक ट्रांजैक्शन आपको इनकरेक्ट हो जाता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम आपको बता देते हैं, कल सुबह आप जाकर के काम करोगे तो सुन लो। कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ इनकरेक्ट हो गया तो आप क्या करोगे? बाद में जाकर के उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ना ही कि आप पुराना को डिलीट कर सकते हो, लेकिन टाली में डिलीट हो जाता है, इसलिए टाली बहुत जगह में परमिसिबल मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। शुड नॉट बी ऑल्टर्ड, ये तो सच बात है, फॉर द ट्रू एंड फेयर ट्रांसपेरेंसी आप ट्रांजैक्शन ऑल्टर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्लेड इन द लेजिबल फॉर्म, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि हमारा कोडिंग सिस्टम है जो कि आप पहचान नहीं पाते, शुड बी नॉट डिस्प्लेड इन द लेजिबल फॉर्म, दैट मींस इट मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड, इट मस्ट बी विजिबल, इट मस्ट बी शोन अप, इट मस्ट बी शेयर्ड। प्रॉपर बैकअप शैल बी केप्ट फॉर प्रिजर्व सर्वर लोकेटेड इन इंडिया, आपकी बैकअप होना चाहिए। अब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आए आपका कंप्यूटर खराब है और आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, ये नहीं सुन जाएगा, उसका बैकअप आप रखोगे। छोटा छोटा चीजें, द कंपनी शैल मेंटेन द आरएसी एनुअली विद द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सर्विस प्रोवाइडर, ये बात है, ठीक है। आरओसी को आपको सर्विस प्रोवाइडर की डिटेल्स आपके पास रखना होगा, वो देना आपको पड़ेगा, तो सिर्फ मीटिंग के लिए नोटिस है।
नेक्स्ट, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस के लिए क्या कहता है? A company has more than one office. The maintainer of the books of the should maintain at the registered office. Obviously, आप registered office में कर सकते हैं. In addition, records of all transaction affected as its branch should kept at the branch office itself. ब्रांच की ट्रांजैक्शन ऑफ ब्रांच ऑफिस इटसेल्फ आप रिकॉर्ड रखोगे. हालांकि मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्डेड वगैरह जो भी होगा वो हेड ऑफिस में लिखोगे. A regular summary report must be sent to the registered office and it should be kept open in the inspection by all the directors. सुनिए जी, जो ब्रांच ऑफिस से इनका खुद का ओन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट होगा वो रिपोर्ट करोगे आप हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस से डायरेक्टर्स आर लाइबल टू इंस्पेक्ट इन टाइम इंटरवल. ये 3 चीज आपको लिखना है. ये 1, ये 2, ये 3 चीज. इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट होना चाहिए. इंटरनल ऑडिट सिस्टम, इंटरनल चेक, वो सिस्टम आप सब है ही, आपको पता है ही. और एक्सटर्नल ऑडिट भी होता ही है. तो बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट क्या चीज है देखो. The board of directors of the company have the right to inspect the books of accounts. याद रखो, BOD is the authorized for the inspection and other official paper of the company. But in case of inspection of the record of the subsidiary company, it can be done only by a person authorized by the board of directors. Understand the points? BOD are the internal inspector. Hints में लिखो internal inspector. यही बात है. Subsidiary company के लिए that means जो पेरेंट कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी में जब आप ऑडिट करने जाओगे एक ऑथोराइज्ड पर्सन भेजा जाएगा. बात वही है, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. टाइम लिमिट क्या आते हैं? टाइम लिमिट देखिए, आप जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड उसको जो आप रखे हो उसका टाइम लिमिट क्या रहेगा? मोस्ट बी मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व्ड फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 8 ईयर्स. सुनिए, लॉ में हमेशा नेगेटिव सेंटेंस लिखे जाते हैं. नॉट लेस देन 8 ईयर्स आपको रखना होगा. इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर द फॉलोइंग पर्सन इन ए कंपनी शैल रेस्पॉन्सिबल ऑफ द. ये तो है ही. सुनिए, आप बता रहे हैं आज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है आपकी, आज की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इस साल की जो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट है, वो आपको अपकमिंग 8 ईयर्स तक उसको रखना होगा फॉर द इंस्पेक्शन पर्पज. समझ में आई बात? इस साल ऑडिट हो गया एक बार तो दैट डजंट मीन कि यू आर फ्रीडम फॉर destroy the documents. Not like that. You have to keep, you have to maintain. नेक्स्ट, द फॉलोइंग पर्सन ऑफ द कंपनी शैल रेस्पॉन्सिबल. ये कौन है रेस्पॉन्सिबल मेंटेन करके रखने के लिए? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. एक देखिए, अपने डायरेक्टर्स के अंदर से अपॉइंट होते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. एनी अदर पर्सन चार्ज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको भी मतलब दे के रखे होंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी, एमडी, डब्ल्यूटीडी एंड चीफ फाइनेंशियल मैनेजर. फेल्योर टू मेंटेन 5 लाख रुपीज आपको पेनल्टी लगेगा. ठीक है. और इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर. देखिए, ये सब केस में कभी जेल नहीं होता है, उसके लिए फिर से एडिशनल फाइन आपको देना पड़ेगा और 2 लाख एडिशनल फाइन देना पड़ेगा. तो मेंटेनेंस ऑफ स्टैच्यूट फिगर्स याद रखो. 5 1 साल, 5 1 साल, ऐसे याद रखो आप. तो मेंटेनेंस ऑफ द स्टैच्यूटरी रजिस्टर्स ऑफ द कंपनी पर देख लेते हैं क्या क्या चीजें. लिखे हुए हैं ज्यादा, आप स्क्रीनशॉट मार दोगे क्योंकि इतना चीज आपको फ्रैंकली हम बता रहे हैं, इसके अंदर है, इतना चीज आपको नहीं लिखना है. हम लिखे हैं, आपको अभी यहाँ पर फ्रीडम लगता है, आप स्क्रीनशॉट मार दो, हमसे डिस्कस कर देंगे, आप पढ़ दो. हम एक चीज आपको बता रहे हैं, रजिस्टर ऑफ द कंपनी जो है इसमें ये चीज रहना चाहिए. कोई हमको बता सकता है इसमें समझाने वाला चीज क्या है? दिस इज व्हाट ऑल अबाउट यू लर्न द लिस्ट ऑफ द थिंग्स. तो आगे जो भी पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स के जो डिटेल्स है उसको याद रखने होते हैं आपको. इसमें समझाने वाला कोई चीज नहीं. हालांकि कोई ऑथराइज सोर्सेस से, कोई बुक से जो आज की डेट में अपडेटेड है, जो रिलेवेंट है, हम उसको लेकर के आए हैं. तो आपको नोट्स की कहीं ना कहीं आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा. इसलिए जहां पर नोट्स बनाना होगा डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे, और जहां पे आपको कहीं ढूंढने वाले थे ये चीज हम आपको दे दिए. ठीक है. तो इस चीज को रिकॉर्ड हो सकता है आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, आप इस चीज को स्क्रीनशॉट कर लें. तो मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स, वो कौन से रजिस्टर से आप जब को मेंटेन करने पड़ जाएंगे? पहले होता है रजिस्टर ऑफ द कंपनी. आप सीधी लैंग्वेज में कह सकते हो कि ये जो प्रोफाइल है कंपनी का, एवरी कंपनी एक्चुअली डिपॉजिट मस्ट कीप एट द रजिस्टर ऑफ वन और मोर रजिस्टर डिपॉजिट एक्शन रिन्यूड इट फॉर द 8 ईयर्स में. एक बार आपको मेंटेन करके रखना होगा, रिन्यू करना पड़ेगा 8 साल में. सच पीरियड मस्ट बी फाइनेंशियल ईयर, ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर से होता है. These are all the details, PAN number, address, etc.
फॉर माइनर्स गार्डियन डिटेल लिखोगे, नॉमिनी पर्टिकुलर लिखोगे, एक एक शेयर होल्डर्स के बाद उनका नॉमिनी कौन रहेंगे, अमाउंट ऑफ इच डिपॉजिट्स, नेक्स्ट डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, डिपॉजिट का रिसिप्ट नंबर क्या था, इंटरेस्ट रेट अब क्या चल रहा है, ड्यूरेशन ऑफ सच डिपॉजिट्स, रीपेबल डेट, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, पेमेंट डेट, इंटरेस्ट डेट। दैट मींस कि व्हिच आर द क्रूशियल एंड वाइटल फॉर द शेयर कैपिटल एंड फॉर द शेयर होल्डर। दो लाइनें याद रखो, फॉर द शेयर कैपिटल एंड द शेयर होल्डर्स एंड कंपनी, तीन चीजें हैं, शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल, कंपनी। इसका डिटेल्स आप एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखोगे, इसको कहा जाएगा रजिस्टर ऑफ द कंपनी। समझ में आई बात, कितनी बता रहे हैं। स्टैट्यूटरी, माइक बंद कर दो। स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी मींस बाय लॉ, कानूनी कंपल्सन। जब एक लॉ कुछ एक चीज को कंपल्सरी मानता है हम स्टैट्यूटरी कहते हैं। तो these are the register which must be maintained as the direction by the law are called the statutory register of the company. नेक्स्ट और कौन कौन से वो रजिस्टर हैं? पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बता दिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी, कि आपको कंपनी के हिसाब से रहना है, आपको कंपनी चलाना है, तो वो चीज आप मैंडेटरी आप मेंटेन करोगे। उस हिसाब से मैंडेटरी आपकी स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स भी होने चाहिए। ये वो रजिस्टर है जो आपकी मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। समझ में आया? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यहां पर आप समझ गए शेयर होल्डर्स की डिटेल्स आने वाले हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर सेपरेटली फॉर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। नंबर याद रखो, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के लिए सेपरेटली होना चाहिए। रजिस्टर फॉर डिवेंचर होल्डर, ऑब्वियसली क्लास ऑफ, आप याद रखो जितने क्लास ऑफ इन्वेस्टर है उनके लिए सेपरेट रजिस्टर रहेगा। सुनिए जी, आजकल फिजिकल रजिस्टर नहीं है, आजकल सब ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर है। लिख दिया सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन डेटा भी ठीक है, लॉ के हिसाब से चलेगा, तो आप उसको भी उस हिसाब से देखो। समझ में आई बात? व्हेनेवर नेसेसरी दे कीप ए प्रिंटेड रजिस्टर, अंडरस्टैंड द पॉइंट। बट सारे सब कुछ चीज उनके ऑनलाइन हो रहे हैं, और सारी चीज मर्चेंट बैंकिंग के द्वारा, जिसके द्वारा कोई भी कंपनी को इतना माथापच्ची करने के लिए टाइम नहीं है, वो एजेंसी के द्वारा होता है। रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर, और भी जो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी होल्डर है उनका, दैट मींस ऑल टाइप ऑफ क्लास ऑफ इन्वेस्टर के रजिस्टर रहेंगे। रजिस्टर मस्ट कंटेन द इंडेक्स नेम्स, हाँ उसमें इंडेक्स नेम रहेगा, नंबर रहेगा, नेम एंड एड्रेस, ईमेल, पान, ये देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी आईडी, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी, फादर्स मदर्स नेम, स्पाउसेस एटसेट्रा रहेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में जाकर के क्लेम कर सकते हैं ना वो लोग, ठीक है, उसलिए फॉर द क्लेम पर्पज, फॉर द ट्रेसेबिलिटी पर्पज आपको ये डिटेल देने हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मेंबरशिप, ये कब से शुरू हुआ और ये कब से खत्म हो गया। सीसेशन का मतलब होता है कब से वो जब्त कर दिए या फिर वो रिटायर कर गए, कब से शुरू किए, और द डिटेल ये मेंबर्स को आपको रखना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लगा दो। नेक्स्ट वीक इसका भी स्क्रीनशॉट लगाओ। मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर, कंपनी एक्ट 2019। नाउ रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन, केएमपी कहते हैं इसको, ठीक है। तो डायरेक्टर्स का रजिस्टर फिर रखोगे, की मैनेजरियल पर्सन का आपका रजिस्टर रखोगे। तो तीनों फ्लो सेम ही है, अलग अलग क्लास ऑफ एम्प्लॉइज एंड इन्वेस्टर के लिए आपको रखना पड़ेगा। कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि रिक्वायर्स एवरी कंपनी टू मेंटेन कीप रजिस्टर, और ये केएमपी की मैनेजरियल पर्संस which should comprise detail of the security held by the subsidiary holding asset company, subsidiary company, holding company। क्योंकि इनके पास की मैनेजरियल पर्संस एंड डायरेक्टर्स के पास कंपनी का सब्सटेंशियल पावर होता है, उनके पास शेयर्स होता है, तो इसलिए उनका डिटेल रखो, और वो उसका जो भी होल्डिंग्स है, जितना शेयर्स है, वो सारी चीज का डिटेल्स आपके कंपनी के पास रखना पड़ जाएगा। रूल 17 क्या कहता है? ये बिलो पर्टिकुलर सब रखोगे। देखिए ना आप, ये चीज हम समझाने की बात नहीं है, ये चीज लर्न करने की बात होता है। तो रूल 17 ऑफ द जो कंपनी रूल 2014, ठीक है, कंपनी एक्ट अलग होता है और रूल सर्कुलर होता है। एक एक्ट को समझाने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, उसमें फोकस लाने के लिए, उसको ज्यादा क्लैरिटी लाने के लिए रूल्स आते रहते हैं, और ये रूल्स 2014, 2015, 2016 आएंगे, और एक स्पेसिफिक मुद्दे पे रूल्स आते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल, कोई होगा कॉम्पेंसेशन रूल, समझ में आई बात, कोई होगा आपकी बोनस या रूल्स अलग अलग होते हैं। तो डायरेक्टर्स नेम, नंबर, उनका डीन, उनका जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, कोई एनी प्रीवियस सरनेम नेम, यार प्रीवियस नेम का मतलब समझते हो?
मतलब पहले कुछ होता है कि क्या कि उनका जो एफिडेविट नेम कुछ चेंज हुआ था, तो कुछ सरनेम एक्सेट्रा, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ, कब से ये स्टार्ट, कब से आए, कब से चले गए, याद रखना। रजिस्टर ऑफ चार्जेस, चार्जेस मतलब होता है आपकी जो भी मतलब असाइनमेंट्स वगैरह जो भी दिए होंगे उसके ऊपर से, ठीक है। रजिस्टर ऑफ द कंपनी, फॉर्म नंबर CGH7, ये एक फॉर्म है, उसके अंदर में आप लिखोगे क्या, दिस रजिस्टर मस्ट कंटेन द डिटेल ऑफ चार्जेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑन एसेट्स प्रॉपर्टीज कंपनीज, यहाँ पे कुछ और चीज लिखे हुए हैं, अंडरटेकिंग अलोंग विद द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज, ये है सिक्योरिटी, ये है सिक्योरिटी, ठीक है, असाइनमेंट आगे आने वाला है। तो प्रॉपर्टीज कंपनीज के अगेंस्ट में जो भी आपकी सिक्योरिटी है, जो भी आपकी उसको क्या कहते हैं बाबू, कोलैटरल, कोलैटरल वगैरह है, उसको पहले आप रजिस्टर ऑफ कंपनी को भेजोगे, दिखाओगे। अलोंग विद द पर्टिकुलर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो कौन कौन के प्रॉपर्टी के ऊपर पे, ठीक है, डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, वेंडर, सेल डीड एटसेट्रा, लोकेशन के साथ, दैट वाज एक्वायर्ड एंड व्हिच वाज सब्जेक्ट टू चार्जेस एंड आल्सो पर्टिकुलरली ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ और सैटिस्फैक्शन एनी चार्ज, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। दैट मींस कि आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कुछ चार्ज है तो ये फॉर्म में लिखे जाएंगे, आरओसी के पास भेजे जाएंगे। द रजिस्टर ऑफ चार्ज मस्ट परमानेंटली प्रिजर्व्ड इन द कंपनीज रजिस्टर ऑफिस, ये चीज आपको कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में रखना होगा, हर एक का पीरियड होता है 8 साल। रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, हाँ ये एक बात है, ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट लगा लो। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट या फिर रिन्यूअल किया गया शेयर सर्टिफिकेट, इसका आपको रजिस्टर रखना होगा। क्यों? सबसे बड़ा मतलब चीज होते हैं शेयर होल्डर्स एंड उनका जो शेयर वैल्यू होता है, तो इस चीज पे रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, क्योंकि कल कंपनी में कुछ भी लायबिलिटी, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी फ्रॉड होगा तो सबको चार्ज किया जाएगा, इसलिए वो सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। पर्टिकुलर ऑफ ईच शेयर सर्टिफिकेट इशूड, इसका आप डिटेल रखोगे। एक्सचेंज ऑफ सर्टिफिकेट विच आर कंसोलिडेटेड और सबडिवाइडेड इन रिप्लेसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट विच आर म्यूचुअली ऑल्ड और टॉर्न, सुनिए, कुछ वजह से एक्सचेंज हुआ और रिप्लेस हुआ, क्यों हो सकता है, पुराने हो गए, टूट गए, ठीक है ना, वर्न आउट, डुप्लीकेट, कहीं मतलब पता नहीं कि टीयर ऑफ हो गया, ठीक है, वन हो गया, टूट गया, तो ये सारे वजह में अगर कोई भी शेयर सर्टिफिकेट एक्सचेंज हुए, रिप्लेस हुए हैं कंपनी के द्वारा, तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इन ड्यू ऑफ सर्टिफिकेट विच आर डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, सुनिए जी, इसका भी रिकॉर्ड रखना होगा। दैट मीन्स कि आप डुप्लीकेट किसी को इशू करवाए शेयर सर्टिफिकेट, क्योंकि उसका शेयर सर्टिफिकेट ये देखिए बहुत पुराना और बीते हुए जमाने की बात है, तो वो जो आपके पास जो ओल्ड एंड टॉर्न अप और टीयर्ड सर्टिफिकेट जो आपके पास रहेगा, ठीक है, फटा हुआ सर्टिफिकेट जो आपके पास रहेगा, उसका डिस्ट्रक्शन का भी डिटेल आपको रखना पड़ेगा, समझ में आई बात। मस्ट बी एंटरटेन इन द रजिस्टर्ड रिन्यूअल डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विच इज मेंटेन, ये सारे फॉर्म नंबर SH2 में लिखे जाएंगे। स्पेसिफाई अगेंस्ट द नेम ऑफ पर्सन टू हुम द सर्टिफिकेट इशूड, द डेट ऑफ द इशू, नंबर एटसेट्रा, ये नेम और डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ कब से सीसेशन उसको कहा जाता है, उसी फॉर्म में लिखे जाएंगे, कब से किसी को शेयर इशू हुआ था और कब से किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ, एक्सचेंज हुआ, सर्टिफिकेट मतलब रिप्लेस किया गया, रिन्यूअल किया गया, ये SH2 में लिखे जाएंगे। द रजिस्टर मस्ट बी परमानेंटली प्रिजर्व्ड, बात वही है, फिर से कंपनी रखेगा, कस्टडी ऑफ द कंपनी एंड कंपनी सेक्रेटरी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी सेक्रेटरी क्या है, एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द कंपनी बोर्ड, और किसी को कंपनी बोर्ड अगर ऑथराइज करेगा तो जनरली सेक्रेटरी के पास रहता है। All the entries made in the register must be authenticated by the company register, the authorized company board of this regard. Such register must be kept in the company register by the place of the maintenance. हेड ऑफिस में मेंटेन होंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको भी ऑथराइज करेगा वो उसको उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहेगा क्या, शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर। रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, कुछ एक टाइम में ईसॉप प्लान आता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये आप पढ़े हो, उस पे जिसको एंटरटेन हुआ, जिसको उस पे शेयर्स मिला, अंडरस्टैंड द पॉइंट, तो उस हिसाब से जिसको शेयर मिला, जो एंटरटेन किए, जो नहीं लिए, जो कितना पैसा करके पे किए, इसका भी रजिस्टर आपको मेंटेन करके रखना होगा। ये SH6 के फॉर्म के तहत होगा। रजिस्टर ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज बॉट बैक, सुनिए जी, पहले था प्लेन शेयर्स के रजिस्टर आपको मेंटेन करने होंगे, एक्सचेंज हुआ, रिन्यूअल हुआ, तो उसके बाद आया इस सब प्लान में जो भी शेयर्स वगैरह दिए गए, जिसका एंटरटेनमेंट किए गए, उसका पर्टिकुलर HS6 में रहेगा, और हर एक का सेम स्टोरी। ऑथराइज पर्सन जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होगा, उसको ऑथराइज पर्सन उसी को मेंटेन करने दिया जाएगा, हेड ऑफिस में मेंटेन होता रहेगा,
कोई एक चार्ज में रहेगा, उसमें भी वही चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे बाईबैक ऑफ शेयर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो बाईबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो ये देखो बाईबैक ऑफ शेयर्स के हिसाब से, मतलब जो शेयर्स एंटरटेन किया गए हैं, जो कंपनी बॉट बैक किया गया है शेयर्स, उसके डिटेल्स लिखे जाएंगे SH10 फॉर्म में, SH10 फॉर्म में, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन, क्योंकि बाईबैक ऑफ शेयर के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास हुआ, बोर्ड का अप्रूवल कब हुआ, कितना नंबर एंड प्राइस क्या था शेयर्स का बाईबैक के लिए, कब ओपनिंग हुआ बाईबैक, कब क्लोजिंग हुआ, और बाईबैक कंप्लीट कब हुआ, डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा, आपको डिटेल्स यहाँ पे लिखने होंगे। ये जो पॉइंट्स है, कोई अगर आइडिया लगाए तो भी लिख सकता है, क्योंकि लोग याद रखो कि बाईबैक शेयर रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। पहले तो स्पेशलाइजेशन पास होता है मीटिंग में, उसके बाद बोर्ड का अप्रूवल होता है, इसके बाद ओपनिंग डेट होता है, फिर कुछ एक दिन के बाद आपका क्लोजिंग डेट होता है, उसके दिन में आपको सब्सक्राइब करने होते हैं, मतलब ठीक है, फिर बाईबैक कंप्लीट करना होता है इतने टाइम पीरियड के अंदर। तो वही चीज कब का डेट और इवेंट्स का आपको मेंशन करना है। अगर आप मतलब प्रेजेंस ऑफ दिमाग भी लगाओगे तो भी ये लिख सकते हो, या फिर लर्न करो, यही बात है। तो अभी क्या हो कि पीजी स्टूडेंट्स को ऑल्सो हमको कुछ चीजें बताना पड़ेगा ना, तो ठीक है, थैंक्स अ लॉट, ठीक है, और हैविंग योर पेशेंस, ठीक है ना। और कुछ टेक्स्ट बुक था जो मेरा, ठीक है, उसमें से दिखा देते कुछ चीजें हम जो बताए, जो एग्जांपल दिए, वही चीज बुक में लिखा हुआ कि नहीं, एग्जैक्टली हम जो चीज बताए वही चीज आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ, ऑथराइज टेक्स्ट में वो दिखाने वाले थे, लेकिन तो हमको अभी इस लैपटॉप में मेरा है नहीं। थैंक्स अ लॉट अनुज, थैंक्स संकेत, थैंक्स शिल्पी, थैंक्स लकरा, सुलामी, थैंक्स शीतल, थैंक्स मनोरंजन, थैंक यू थैंक्स सर। मोनाली, प्रिया, अंकुश, सत्या, थैंक यू लॉट ऑफ सर। थैंक्स। तो ठीक है, चलिए एग्जिट मत करना है, आपका अटेंडेंस नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अभी थैंक यू का सिलसिला बंद करके आपका जो कंप्लीट अटेंडेंस मतलब रोल नंबर है उसको लिखो, क्योंकि 2 बैच बैठे हुए हैं, तो आप जब फुल रोल नंबर है, फुल रोल नंबर को आप लिख दो, ठीक है, रोल नंबर लिखते जाओ और बाकी का जो क्वेरी है पूछो। जी रोल नंबर लिखो, थैंक यू छोड़ दो, पता है आप लोग धन्यवाद लगाओगे, कोई बात नहीं, हम पढ़ाए नहीं पढ़ाए, हम अच्छा पढ़ाए बहुत ही खराब पढ़ाए, वो आप थैंक यू बोल दोगे, आपको पता है हमको, बट यू विल फाइंड समथिंग, यू लर्न समथिंग। अभी प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ ज्यादा पढ़ाना होता है, मतलब टाइम लिमिट के हिसाब से, समझ रहे हो ना। पर्सनल बैठ के हम आपको समझा सकते थे एक स्टूडेंट को, तो हम बहुत ज्यादा टाइम दे सकते थे, लेकिन बात क्या है, मास में कुछ चीज आप जब करोगे ना इतना स्टूडेंट में, तो वहीं पे आपकी लिमिटिंग फैक्टर होता है, आप मतलब किसी एक को फोकस नहीं कर सकते हो, बहुत सारा चीजें आपको मतलब सॉल्व करके नहीं दिखा सकते। स्टिल देन जो आपकी बात तो ये है कि जो भी कॉन्सेप्ट होगा सारे कवर होंगे, जो सिलेबस में मेन मुद्दे होंगे वो सारे कवर होंगे, और जो भी सवाल है आ सकते हैं हम सब कुछ बता देंगे, और लिखने का तरीका एकदम टिप्स और फंडामेंटली और कंसेप्चुअली आप चीजों को कैसे पढ़ोगे, ये सब का कमी नहीं रहेगा कम से कम, ठीक है। नेहा दिया हो गया अटेंडेंस, चलिए कुमारी हो गया, सिल्का हो गया, अबुलाल बड़ैक हो गया। Everything what you are writing is being recorded, understand the points in a systematic manner, that's why you can just put your roll number, that is being automatically transferred to me, that is automatically being sent to me in a Excel format. दिव्या पात्रा हो गया अटेंडेंस, प्रकाश सर हो गया, श्याम सर हो गया, ओलिवर एक्का, फातिमा बारा हो गया अटेंडेंस। सर अभी जा सकते हैं? यस मैं क्विट, वेलकम, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी थैंक यू। अरे आपकी बहन भी बोल दी थैंक यू, चलो कोई है तो मम्मी पापा लेकर के बैठ गए हैं, कोई क्लास में कोई बच्चे उच्चे लेकर के बैठ गए हैं। बच्चा ऊपर से फोन मांग रहा है, दाओ लूडो खेलेंगे, हम लूडो खेलेंगे, फोन पे तुम खाए, कार्टून देखेंगे, फोन दाओ जल्दी। लॉट ऑफ थैंक्स, नाउ आई एम क्विटिंग, ओके।
किसी को कुछ बताना है तो बताओ, अभी कॉल डिस्कनेक्ट करें, पीजी क्लास है मेरा। Can you show maintenance of statutory book point number 2? Not speedily. बोलने लगा। तो उनकी ऐसा तो नहीं है लगा, चले हैं। यही चीज ना, जल्दी देखो, यही चीज तो। हाँ सर, हमारा स्क्रीनशॉट यस हो गया, सर, ले लिया, थैंक यू। थैंक्स। Yeah. Anything else? I'm quoting. Anything else? Having issue? Thanks a lot. ठीक है, अब जिसको पढ़ना भी नहीं है वो कम से कम हाल पूछने तो आ जाओ भाई, ऐसे कैसे होता है, आप कॉलेज सर मेरा स्टूडेंट पिंकी हो। यादव हम्म 18COH 107। चलो ठीक है, हो गया। आप कमेंट में टाइप भी कर दो, याद नहीं रहेगा। थैंक यू सर। वेलकम। लिखा ही नहीं। हेलो